दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। विपक्ष जो काम कर रहा है, अगर वो बार-बार करता रहा, तो क्या वाक़ई में आपको ये लगता है कि विपक्ष आई हुई थाली को बार-बार लात मार रहा है? क्योंकि हरियाणा में ये हुआ। इसके पहले भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ देखी जा चुकी हैं पिछले 10 सालों में। सवाल ये नहीं था कि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे थे, सवाल ये था कि विपक्ष खुद ठंडा पड़ा था और कुछ नहीं कर रहा था। इसकी वजह से कई जगहों पर जब-जब जनता ने जो उम्मीद की विपक्ष से, वो उसकी वहाँ पर निराशा से हाथ लगी थी। अब महाराष्ट्र में चिंता की बात ये आ रही है कि महाविकास आघाड़ी क्या वाक़ई में महायुति को टक्कर दे देगा, और क्योंकि यहाँ पर इस वक़्त परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जो कि महायुति के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अमित शाह और उनका तमाम पूरा संगठन जो है आरएसएस समेत वहाँ डेरा डाले हुए है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी क्या महाविकास आघाड़ी महायुति को ठिकाने लगा पाएगा? क्या वाक़ई में महाविकास आघाड़ी सरकार बना लेगी? पिछली बार आपको याद होगा कैसे आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बनते-बनते रह गए थे। क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर वाक़ई में महाविकास आघाड़ी अपने हिस्से की बात अपने साथ ले लेगी? ये बहुत अजीब-सी स्थिति बन गई है, क्योंकि विपक्ष जब हार जाता है, तो फिर वो ईवीएम की बात करता है। ईवीएम एक बहुत अहम मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर चर्चा होनी भी चाहिए और इसका सच भी पता होना चाहिए। क्या वाक़ई में इस वक़्त विपक्ष उस जगह पर ज़मीन पर टिक रहा है, जहाँ की उसे टिकना चाहिए? ईवीएम पर नज़र रखनी चाहिए, पैसा जहाँ ज़्यादा बँट रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर इस वक़्त महायुति के ये जो अलायंस तो ख़ैर बहुत उस तरह से काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है, क्या वो इस बात का फ़ायदा उठा रही है और वही पुराने वाले सेटअप के साथ, यानी काठ की हांडी कहते हैं बार-बार नहीं चढ़ती, लेकिन बीजेपी कई बार चढ़ा चुकी है। अब ये कहावत अपने आप में कुछ अजीब-सी हो चुकी है। हमारे साथ चर्चा के लिए मृगांक जी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ इस बात को नमस्कार। आगे बढ़ाएँगे। मृगांक जी, बहुत सीरियस बात है कि जैसा मैंने कहा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, लेकिन बीजेपी चढ़ा चुकी है। अब इस बात का भी मायने खत्म हो चुके हैं इस कहावत के, क्योंकि बीजेपी नहीं जीत रही होती है, उसकी जीत नहीं हो रही होती है, जनता उसे नहीं चाह रही होती है उस स्तर पर। लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रही है, और ये तरीका कोई ऐसा नया नहीं है, अब तो खुल चुकी है, पूरा खेल आ चुका है सामने, कि कैसे बीजेपी अपने पुराने ही सेट पैटर्न पर काम कर रही है, और उसी सेट पैटर्न पर विपक्ष भी काम कर रहा है। आप क्या इस बात से सहमत हैं? देखिए बिल्कुल विनीता जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं तो पहले भी क कई बार कह चुका हूँ कि जो बीजेपी है वो जो चुनाव लड़ती है बड़ा सोच समझ के चुनाव लड़ती है और इसकी बानगी महाराष्ट्र में अब दिखाई भी देने लगेगी आपको कुछ दिन में। बीजेपी महाराष्ट्र में कई सीटें जो है लोकसभा चुनाव में हार गई और जो वोटिंग शेयर था उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था, 0.7% का अंतर था। लेकिन उसके बावजूद आप एक चीज़ देखिए, शायद उन लोगों ने 3-4 महीने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने वो पॉकेट्स आइडेंटिफ़ाई किए, चाहे वो धुले की एक जो है विधानसभा हो, जहाँ पे मुसलमानों ने एक तरफ़ा जो है पोलिंग किया हो और उससे जो बाकी जो 6 विधानसभा थी, जिसमें बीजेपी जीत रही थी, उस विधानसभा में आते-आते हार गई। तो उन लोगों ने उस एरियाज़ के अंदर काम किया है। इसके विपरीत अगर देखें तो जो महाविकास अघाड़ी है, वो शायद जीत के जश्न में इतना ज़्यादा मग्न हो गए कि द माइट ऑफ महानंदा जैसे कहा जाता है ना कि अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया क्यों नहीं कर पाया, वो इसलिए नहीं कर पाया कि उस समय महानंदा के पास, महापद्मनंदा के पास जो है 1 लाख सैनिक थे, 50,000 जो है हाथी घोड़े थे उनके पास, तो उसको कहीं डर लग गया। तो शायद जो है अगर बीजेपी की माइंड से, जिसके पास आज की तारीख में कहा जाता है कि एक बूथ पर 20 यूथ उनके साथ है, अगर उस पावर से आपको लड़ना था, तो लड़ना है, तो निश्चित रूप से आपको जो मोमेंटम मिला था आपको जो है लोकसभा के चुनावों के अंदर, वो मोमेंटम कहीं न कहीं इन लोगों ने जीत के जश्न में शायद उड़ा दिया। अब इनकी टोटल राजनीति जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और बार-बार ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनावी समीकरण दिखाई दे रहे हैं, वो चुनावी समीकरण जिसमें महाविकास अघाड़ी कह रही है कि हम सरकार ला सकते हैं, वो चुनावी समीकरण है दलित वोट है जिन्होंने लोकसभा में वोट डाला था, प्लस जो है आपके पास मराठा हैं और आपके पास जो है मुसलमान वोट है। मुसलमान लगभग 12% वोट है और लगभग 12 से 20% करीब ये मान के चलिए कि मराठा वोट है। कुल मिला के 47-48% ये टोटल वोट बनता है। लेकिन इसमें दिक्कत सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा चुनावों में मनोज जरांगे पाटिल ने तो महाविकास अघाड़ी को जो है समर्थन किया था। इस बार मुझे लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल की जो सक्रियता नहीं है,
तो शायद मुझे लगता है कि उनकी सेंग मराठा में शायद कम हो रही है। मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं न कहीं लगता है कि राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि आरक्षण और जो है संविधान वाला मुद्दा उठाते हैं, तो बीजेपी को लगता है कि कहीं लोकसभा जैसा चुनाव ना हो जाए। इसलिए वो बार-बार, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे जो है योगी आदित्यनाथ है, वो बार-बार कहते हैं एक है तो सेफ है, बँटेंगे तो कटेंगे। तो इस तरह के मुद्दे शायद उसी को लेके, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात लगातार महाराष्ट्र में कही जाए। लेकिन वो भी अब बात जो है काफ़ी नेपथ्य में चली गई, उसको बात को गुजरे हुए करीब 1 हफ्ता बीत गया। लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र का जो चुनाव का मोमेंटम है, महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कारण उसका ये है, एक तो वोटर बहुत साइलेंट है। क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मराठा वोट दोबारा जो है महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाएगा या उसमें बिखराव है? क्योंकि कई सीटें ऐसी देखिए चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जो महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, उसमें आपने देखा होगा जो टिकटों का बँटवारा हुआ है, वो शायद मुफ़ीद नहीं हुआ है। क्योंकि आपको याद है मैंने एक बार आपसे कहा भी था और हमने इस बात पर चर्चा भी की थी, राहुल गांधी जो है जो सीईसी की बैठक हो रही थी उसमें जो है काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए कि कुणबी समाज के जो ओबीसी के जो लोग आते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कितना दिया है इस बार कांग्रेस पार्टी ने। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी को भी लगता है कि जो जो जिसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिस मुद्दे को लेके वो चल रहे हैं, एक तरफ वो तेलंगाना के अंदर चर्चा वो ये आप मतलब जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप बता रहे हैं मृगांगी, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन इन सबके ऊपर ना एक बड़ा अजीब सा फॉर्मूला अब सामने सेट होने लगा है कि आखिर में पता चलता है कि कांग्रेस कहाँ पर लेथार्जिक हो गई, कहाँ अपने अंदर के द्वंद्व को खत्म नहीं कर पाई। पहले ही सपने देखने लगे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह, और वो शेख चिल्ली की तरह वो टूट गया घड़ा आखिर में जाकर के। एक बहुत सेट पैटर्न हो गया है। लोग, आपको लगता नहीं है कि जिस बदलाव की बात करने की सोचते हैं फिर वो भी थक जाते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो खुद ही शायद इस चीज को लेकर उतना एक्टिव नहीं है, सिवाय लोकसभा चुनाव के जब सबने एकजुट होकर के एक असर दिखाया था और लोगों को उससे उम्मीद हो गई थी। देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं और कारण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में जो सक्रियता दिखाई दे रही है, कुछ राहुल गांधी की सक्रियता दिखाई दे रही है, कुछ पॉकेट्स में उद्धव ठाकरे जो है बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन शरद पवार कहीं न कहीं नेपथ्य में है, कहीं न कहीं वो जो है जो जो चुनावी पटल है उसमें से गायब दिखाई दे रहे हैं। शायद वो अकेले में अपनी कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं। शायद ये हो सकता है सिर्फ वो एनसीपी शरद पवार को बढ़ाने के लिए उस इलाके में काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि शरद पवार पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है कांग्रेस के साथ या उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर उन इलाकों में भी जा रहे हैं जहां पे उनका तीनों का वोट शेयर क्यूमुलेटिव होकर जो है महाविकास अघाड़ी को पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो लोग अलग अपनी अलग अलग लाइंस में चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये दिखाई दे रही है कि कांग्रेस हरियाणा की हार के बाद भी सबक लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है कि किस तरह से कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी देके कांग्रेस ने जो है हार का स्वाद वहां चखा। जीती हुई थाली उनके सामने रखी हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर जो है कह सकते हैं हटा दी अपने सामने से, और वो कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में भी कमोवेश स्थिति यही दिखाई दे रही है कि जिस तरह से सीटों टिकटों का बंटवारा कांग्रेस की तरफ से हुआ, उसको लेकर राहुल गांधी में नाराजगी, और उसके बाद जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कहीं खड़ा होता हुआ कांग्रेस की तरफ, जो विदर्भ का मैं जिस बात का जिक्र करता हूं, विदर्भ रीजन के अंदर कांग्रेस जहां बहुत मजबूत दिखाई देती है, 2014 हो 2019 हो, इन पॉकेट्स के अंदर कांग्रेस जो है काफी मजबूत दिखाई दी और अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। मुझे तो संशय इस बात का भी होता है क्या क्या इस रीजन के अंदर, हालांकि राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले ट्वीट जरूर किया था कपास को लेकर और सोयाबीन के फसलों को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा वहां के किसानों के अंदर, जो कामगार हैं उनके अंदर जो है एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या इस मुद्दे के ऊपर भुनाने के लिए क्या कांग्रेस के पास इतना बड़ा संगठन मौजूद है कि वो वहां जो है उस तरह से परफॉर्म कर सके, या उन लोगों तक भी रीच कर पाई है कांग्रेस, जो कांग्रेस के अलावा जो है एनसीपी का वोट है या उद्धव ठाकरे का उन पॉकेट्स के अंदर वोट है? मुझे लगता है कि ये बड़ा संशय है। आज की तारीख में मुझे जो दिखाई देता है वो साफ तौर पे ये दिखाई देता है कि महाविकास अघाड़ी का चुनाव तो शुरू हुआ था बढ़िया तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसमें बिखराव होता हुआ नजर आ रहा है। वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा वोट उनके पास जा रहा है, कौन सा वोट उनके पास आ रहा है। और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मराठा बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। दलित की स्थिति ये है पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि दलित का कोई बड़ा एक चेहरा नहीं है। तो दलित के कुछ चेहरे हैं, वो कांग्रेस में भी हैं, वो उद्धव ठाकरे गुट में भी हैं, वो अजीत पवार के साथ भी मौजूद है, कुछ बीजेपी में भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दलित का वोट तो जो वोट है वो तो जो है उसका तो बिखराव होना ही तय है।
मुसलमानों के लिए जरूर एक थोड़ी सी राहत भरी खबर आई है, क्योंकि जो नुमानी थे, नुमानी ने अभी 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हम जो है समर्थन, महाविकास अघाड़ी का समर्थन करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नुमानी इतना बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमानों का, तो उनके मुसलमानों के पास तो बड़ा स्ट्रेटेजिकल और टैक्टिकल वो अपनी वोटिंग करते हैं। उनके पास मेरे ख्याल से बीजेपी को हराने के लिए जो उन्हें मुफीद दिखाई देगा वो उसके लिए वो वोट करेंगे। और साफ तौर पे वो चाहे वो नुमानी कहें या ना कहें, उनका वोट तो खैर महाविकास अघाड़ी की तरफ, जहां जहां कांग्रेस होगी वहां निश्चित रूप से उनकी तरफ जाएगा ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मराठा वोट के बारे में कोई संशय है, दलित वोट के बारे में संशय है, तो मुझे लग रहा है कि जो चुनाव एक बढ़िया लय पे शुरू हुआ था, एक ताकत के साथ शुरू हुआ था, जो मोमेंटम इन लोगों को मिला था, वो कहीं ना कहीं मुझे महाराष्ट्र में अब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स भी ग्राउंड से अब दिखाई देने लग गई हैं कि वो चुनाव जो है महाविकास अघाड़ी का धीरे धीरे बिखर रहा है। कमोवेश आप महायुति को देखो, उन्होंने वो पॉकेट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए जहां से वो चुनाव लोकसभा में हारे थे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ, पूरे संगठन के साथ एक और आपको चीज साफ तौर पर दिखाऊं, जिस तरह से संजय राउत का बयान आ रहा है कि हमारे उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर रोक के जो है उसकी चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है। साफ तौर पर मुझे लगता है ना, एग्जाम से पहले एक नर्वसनेस एक कैंडिडेट के अंदर दिखाई देती है। वो नर्वसनेस वो बीजेपी में भी दिखाई दे रही है, वो कांग्रेस में भी दिखाई दे रही है, वो उद्धव ठाकरे में भी दिखाई दे। लेकिन एक शख्स है जो मुझे बिल्कुल नर्वस नहीं दिखाई दे रहा और बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई देता, वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जब बोलते हैं तो उन्होंने सिर्फ एक बात की उन्होंने बात की केवल लाड़की बहन योजना की बटेंगे कटेंगे यहां नहीं चलेगा, एक है तो सेफ है, यहां नहीं चलेगा, यहां चलेगा जो योजना हम लेकर आए। देखिए, डेवलपमेंट का बात कर रहा है नेता, अगर अपने जो पॉलिसी लाया उसी की बात एंड मूवमेंट पे भी करने लगा तो समझ लीजिए कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा लाड़की बहन योजना चलेगी, और लाड़की बहन योजना को आए हुए भी ये समझिए 4 महीना हुआ है। आपको नहीं लग रहा है ये हर तरह के तीर छोड़ रहे हैं सब मिल करके? एकनाथ शिंदे कुछ और कह रहे हैं, मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, योगी जी कुछ और कह रहे हैं, गडकरी जी ने भी कुछ और कहा है। तो ये सब एक तरह के अलग-अलग, मतलब एक तरह से ये बहुत कल हम चर्चा एक कर रहे थे कि ये बहुत कंफ्यूजन है, अलग-अलग बात कर रहे हैं। पर अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत तरीके से सबने हर लाइन को साध लिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है ऑलमोस्ट। देखिए, चुनाव का मतलब ही यही है कि इन किन प्रकरण आपको हर तरीके से चुनाव को जीतना है, चाहे वो पोलराइजेशन करके जीते, चाहे आप हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीते। एट द एंड ऑफ द डे आपको सरकार बनानी है। जब सरकार बन जाती तो कौन सी सरकार, मुझे बताइए ना, केवल योगी सरकार को छोड़ के आप और सरकारें बताइए, कौन हिंदू मुसलमान करता है पिछले अगले 5 साल तक? कोई बात नहीं करेगा, चर्चा ही नहीं होगी। ये चुनावी, मुझे लगता है चुनावी शगुफे हैं, और जो चुनावी शगुफे छोड़ने में भारतीय जनता पार्टी जो है माहिर है, और चुनाव को कोशिश करती है कि उसका नैरेटिव उस तरह से सेट हो जाए। लेकिन वही दिखा रहा है कि महाविकास अघाड़ी केवल जो है एक कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही। राहुल गांधी जरूर मुझे पॉकेट्स में दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो है कोल्हापुर के अंदर प्रियंका गांधी की रैली भी हो रही है, प्रियंका गांधी भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब टाइम फ्रेम बहुत कम बचा है। मुझे लगता है 18 तारीख तक जो है 5 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, शायद 100 घंटे करीब रह गए हैं, उसके बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो इन 100 घंटों के अंदर ऐसी कौन सी पॉकेट्स आइडेंटिफाई कर ली है महाविकास अघाड़ी ने कि जहां पे बड़े नेताओं के जाने से एकदम चुनाव जो है बदल जाए, या चुनाव में माहौल आ जाए, या अगले 100 घंटे के बाद उन्होंने ऐसा कौन सा नैरेटिव है उनके पास जो परकुलेट कर दे और रातों रात में फिजा बदल जाए? देखिए, चुनाव, मुझे अपना भी अब भी मेरा मानना है, चुनाव जो है किसी भी एक नैरेटिव से 24 घंटे पहले बदल सकता है, बशर्ते आप वो नैरेटिव आइडेंटिफाई कर लें, और लोगों तक वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन तक पहुंचा दें। अगर वो बात पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से चुनाव कभी भी पलट सकता है। लेकिन अभी की स्थिति जो दिखाई दे रही है, मुझे महाविकास अघाड़ी के अंदर जो है पूरा बिखराव दिखाई दे रहा है, ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई दे रही, कोई मुझे मैनेजमेंट नहीं दिखाई दे रही कि किस तरह से चीजें हैं। बागी अलग लड़ रहे हैं, बागी कांग्रेस के बागी अलग लड़ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बागी अलग लड़ रहे हैं। हालांकि वो बीजेपी में भी कमोवेश स्थिति इसी प्रकार की है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको अपने आप से मैनेज कर लिया है। जी, आप कह रहे हैं कि 24 घंटे पहले भी चुनाव बदल सकता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, मतलब महाविकास अघाड़ी भी 24 घंटे पहले खेल पलट सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, केवल इनके पास नैरेटिव हो, और सही नैरेटिव हो, और लोगों तक वो पहुंच जाए। तो रातों रात जो बीजेपी का वोट है वो कांग्रेस में तब्दील हो जाएगा, या कांग्रेस का जो वोट होगा वो बीजेपी में तब्दील हो जाएगा। कभी भी चुनाव बदला जा सकता है। एक खबर, आप एक सोशल मीडिया पे एक खबर डाल दीजिए,
ऐसी खबर डाल दी है वो नैरेटिव लोगों को छू जाए कहीं ना कहीं। आपको शायद याद होगा 26/11 का चुनाव हुआ था, उसके बाद मुंबई के अंदर जिस तरह की घटनाक्रम हुआ था, और उसके बाद शायद उसी दिन लोकसभा का चुनाव था। बीजेपी की तरफ से एक याद होगा कि बीजेपी पार्टी की तरफ से एक एड कैंपेन जारी किया गया था जिसमें टेररिज्म को मुद्दा बनाया गया था। लेकिन वो उस दिन था 26/11 को, कि जब सुबह पोलिंग होनी थी। यही घटना मान लीजिए 25/11 को हुई होती और बीजेपी ने 25/11 की सुबह वो एड अपना कैंपेन कर दिया होता, तो कहीं ना कहीं उस समय एक आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और वो ऐसी घटना थी, पूरा देश स्तब्ध था उसको देख के, तो वो लोगों को कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट कर जाता। तो टाइमिंग उसमें थोड़ा सा गलती हो गई। नहीं तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी ने एक मास्टरमाइंड गेम चला था अफेक्ट करने के लिए, चुनाव को अफेक्ट करने के लिए, लेकिन टाइम गलत हो गया। वो एक दिन पहले कहीं कहीं घटना हुई होती और एक दिन पहले वो कहीं एड कैंपेन जारी हो गया होता, तो निश्चित रूप से 2008 या 2009 में उस वक्त ही बीजेपी का सरकार मुझे लग रहा था बन जाएगा। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे चाहिए मैक्सिमम कि एक नैरेटिव सेट हो जाए महाविकास अघाड़ी की तरफ से, या इस तरह की कोई इस तरह का वो चीजें अपना ले, या पॉलिसीज अपना ले, या कुछ इस तरह की चीजें कर ले कि लोगों तक वो बात पहुंच जाए, तो कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन अभी की स्थिति जो 100 घंटे रह गए हैं चुनाव के, उसमें मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महाविकास अघाड़ी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उसमें कोई मैनेजमेंट मुझे किसी तरीका नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कुछ पॉकेट्स में राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है, प्रियंका गांधी भी उसमें लगी हुई है, लेकिन वो बाकी जो धड़े हैं, शरद पवार शायद अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो महाविकास अघाड़ी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। शायद वो अपनी एनसीपी दोबारा खड़े करना चाह रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी शायद अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से वो सब अपने अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये मैं आपको बताऊं ना, ये अगर बीजेपी में मतलब चीजें जो दिखाई दे रही है वो कंबाइंड दिखाई दे रही है। बीजेपी एक तो लार्जर पार्टी के रूप में 165 सीटों पे लगभग चुनाव लड़ रही है गठबंधन के साथ, 151 पे खुद लड़ी और 16 सीटें लगभग उसकी फ्रेंडली फाइट में है। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए लार्जर स्केल है और लार्जर उनका वाइड एरिया है, और वो पूरी ताकत से और पूरे संगठन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं उसकी तरफ में। उनमें कहीं बिखराव नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पे यहाँ पर जो बिखराव नजर, आप यूं भी समझ सकती हैं कि कांग्रेस इस बात बैकफुट पर चली गई। एनसीपी, शरद पवार वाली पार्टी, बताइए 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शायद उन्होंने पहले कभी इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वो इस बार जो है बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो समझ सकते हैं कि सब अपने अपने लिए जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कंबाइंड फोर्सेस। और ये बात कहीं ना कहीं जनता में ये बात पहुंच रही है। सहानुभूति जरूर है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं खटक रही है कि सब अपने अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी एक कंबाइंड फोर्स के साथ चुनाव लड़ रही है। जी, यानी कि कुल मिलाकर के सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत कुछ चल रहा है। हालांकि दोनों ही, महाविकास अघाड़ी और महायुति, दोनों में ही एक डिस्टर्ब एलिमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि महायुति में बीजेपी इस बात को अपनी जी जान से लड़ने की कोशिश कर रही है, किसी तरह साम दाम दंड भेद से पाने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके कि उसके खुद के नेताओं में, उसके दूसरे संगठन के साथ में, आरएसएस में, उनके आपस में एक मेल नहीं खा रही हैं चीजें। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है। अब उस सिस्टम में मनी और कैश अगर आएगा नहीं आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये है कि ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी परिस्थिति में भी वो एक फोकस पे है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को, जिसे यहाँ पर अपने जीने मरने की लड़ाई बनाना था और अपने अलायंस के साथ में उस तरह से खड़ा होना था, वो चीज की थोड़ी कमी दिख रही है अभी। हालांकि आपने कहा कि 24 घंटे पहले ही हो सकता है, तो राहुल गांधी हो सकता है कि अभी जब बीजेपी थक जाए चुनाव से पहले और उस वक्त में ऐसा खेल खेल जाए कि वाकई में महायुति को एक झटका लग जाए, महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है। ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल निश्चित, कभी भी ऐसा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मृगांक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।